दोस्तों, जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं कि क्लास 10th की ये फिजिक्स सब्जेक्ट की मास्टर वीडियो है। तो और कह रहे कि इस 20 अंक यहीं से आएंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्लास 10th में 100 नंबर का पूरा साइंस होता है, जिसमें से 20 नंबर आप लोग के स्कूल से प्रैक्टिकल के रूप में आता है और 80 नंबर आप लोगों के मेन पेपर में से आता है, जिसमें से 40 नंबर आप लोगों का ऑब्जेक्टिव आएगा और 40 नंबर आप लोगों का सब्जेक्टिव आएगा। तो 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन की संख्या रहेगी 80 और उस 80 में से आप लोगों को केवल करना है 40। तो इस वीडियो में हम क्लास कहने को तो क्लास 10th का ये है, लेकिन सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये इस वीडियो से आएंगे, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो या फिर बीपीएससी हो, बीपीएससी टीचर हो, सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे। 20 अंक इस वीडियो से फिक्स है, क्योंकि 80 नंबर के ऑब्जेक्टिव है सभी मिला करके। इसमें से 20 से 25 नंबर करके प्रत्येक सब्जेक्ट से देता है। तो यहाँ से 20 अंक कम से कम कहा जा रहा है, इससे 30 अंक के भी आ सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि उसमें से आप लोगों को वो करना है, बस उतना ही। तो 20 से 25 नंबर इस वीडियो से आएंगे, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख लीजिए। दोस्तों, इससे पहले आप लोग बता दें कि सभी प्रकार के 10th क्लास के सभी प्रकार के सब्जेक्ट का वीडियो प्लेलिस्ट में है, जा करके वहाँ से आप लोग जिस सब्जेक्ट का देखना होगा देख सकते हैं। तो समय को न गवाते हुए हम शुरू करते हैं यहाँ के चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। यदि एनसीईआरटी बुक में देखिएगा, एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी में पाठ 1 का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जबकि अब प्राइवेट बुक में देखिएगा तो प्रकाश का परावर्तन अलग देगा और अपवर्तन अलग देगा। तो ये जो भी वीडियो आधारित है एनसीईआरटी पर आधारित है, एनसीईआरटी जो बुक है उसी पर। तो स्टार्ट करते हैं। तो पाठ 1 है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो इसमें ये एक प्रकार का रिवीजन वीडियो है, इसलिए इसमें जल्दी जल्दी हम रिवीजन कर देंगे। न्यूमेरिकल्स रहेगा तो न्यूमेरिकल्स तो बनाने की जो नॉर्मल न्यूमेरिकल्स रहेगा उसको हम थोड़ा सा हल कर लेंगे, और नहीं तो फिर रिवीजन ही रहेगा। कह रहे कि पहला क्वेश्चन है कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r के बीच में संबंध है f = r/2। लेकिन इसमें कह रहे कि वक्रता त्रिज्या को r से डिनोट करते हैं। तो यदि यहाँ ये भाग में है, बराबर के इस रहेगा तो गुना में हो जाएगा, तो r = 2f हो जाएगा। f का मान दिया है 20 सेंटीमीटर और r का मान निकालना है, तो 2 × 20 करेंगे 40 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को 40, ऑप्शन नंबर सी। कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नलिखित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा विचलन। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान कितना होता है? तो महत्तम मान 1 से कम होता है। ऐसे ऑप्शन में रहता तो 0.9 सही रहता, लेकिन ऑप्शन में 1 से कम कोई है ही नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/2। 1 से कम होता ही है। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी। अवतल दर्पण में एक ही स्थिति में जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रहता है तो ही आभासी, सीधा तथा मतलब वस्तु से बड़ा तो रहता है, लेकिन आभासी और सीधा एक ही स्थिति में होता है, और वो रहता है दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कह रहा है कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु की दूरी
वस्तु दूरी का मान होगा। तो 10 सेंटीमीटर से कम फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है? बढ़ता है। बढ़ता है। करें कि एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है। चींटी की गति की दिशा है कैसे? तो फोकस से ध्रुव की ओर। क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का बिंब का मतलब वस्तु ही होता है, ध्यान दीजिएगा। यदि किसी वस्तु या बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो ध्यान दीजिएगा, यदि तो जब ये कहेगा कि मतलब कि सीधा के सेंस कहेगा ना, प्रतिबिंब सीधा कहेगा तो वो ध्रुव की ओर की स्थिति आएगी। करे कि प्रधान अक्ष को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है और वो बढ़ता जा रहा है। तो जब ऐसा कहेगा तो इसको हम हमेशा कहेंगे कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फोकस से ध्रुव की ओर जा रही है। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन, बिंब का मतलब होता है बताए हैं वस्तु, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो उस बिंब की यदि उसका आवर्धन जो होगा ना, आवर्धन ऋणात्मक कहेगा, प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक कहेगा तो वास्तविक और उल्टा होगा। देखते हैं ऑप्शन में क्या है। तो ऑप्शन में है वास्तविक और उल्टा, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो कम तीव्र बनेगा। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में कितना होता है? 1 से अधिक। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? सबसे कम कहेगा तो पानी का। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान कितना होगा? तो समतल दर्पण पर लंबवत ऐसे आएगा ना, तो जितना पर आएगा उतना पर लौट जाएगा, 0 डिग्री। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है? तो अवतल लेंस के द्वारा जो प्राप्त प्रतिबिंब होगा, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है कैसा? तो अवतल लेंस के द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होगा छोटा, सीधा और आभासी, यानी कि इनमें से सभी। यदि कहेगा वायु में अभिसारी लेंस कौन है? वायु में अभिसारी लेंस की बात कहेगा तो वायु में अभिसारी लेंस होगा कांच का उत्तल लेंस। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं प्रकाश की किरण को मोड़ने की घटना। करे कि जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश किरण की कितनी बार अपवर्तन होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को 1। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है कैसा? काल्पनिक होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो बात जब करें कि सरल सूक्ष्मदर्शी की, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? फोकस और ध्रुव के बीच में। किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? फोकस दूरी ऋणात्मक कहेगा तो
अवतल दर्पण निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अपसारी लेंस और अभिसारी लेंस, अपसारी दर्पण और अभिसारी दर्पण में थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि उल्टा पुल्टा होता है। तो अपसारी लेंस कहेगा, तो अपसारी लेंस कहेंगे हम लोग अवतल लेंस को। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। अभिसारी किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, +1। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो इनमें से सभी का यानी कि अवतल, समतल और उत्तल दर्पण सभी का आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? प्रकाश के प्रकीर्णन का। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है अभिलंब की ओर। निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल लेंस की। चिन्ह की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी किसका होता है? तो उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों का, ऑप्शन नंबर डी। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है ध्रुव से। सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण I बराबर नहीं है 0 और अपवर्तन कोण R में क्या संबंध होगा? तो R का मान बड़ा होगा I से। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? अब निम्न में देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन है जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी। तो मिट्टी हो जाएगा। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो उस लेंस की फोकस दूरी हो जाएगी 100 सेंटीमीटर प्लस में। किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? तो फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः कौन सा है? दोनों अवतल लेंस और अवतल दर्पण है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? बहुत बताया हुआ है, तो 2 ही। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है? sin I/sin R। एक उत्तल लेंस होता है कैसा? किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। आवर्धन लेंस कर के आवर्धन m होता है बराबर उत्तल लेंस में किसके? यानी कि अवतल लेंस का आवर्धन m किसके बराबर होता है? तो V/U के। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है कम, R = 2f। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत कोण। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी 1 मीटर फोकस दूरी वाले एक डायोप्टर किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है कहाँ?
दर्पण तथा उसके फोकस के बीच में किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है? उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण है, अपसारी, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक एवं छोटा, यहाँ कन्फ्यूजन एक हमेशा आप लोगों को होगा, यहाँ हम भी कन्फ्यूजन में पड़ गए हैं। अवतल दर्पण कहेगा तो अभिसारी दर्पण, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण, और उत्तल दर्पण को कहेंगे हम अपसारी दर्पण, और इसी के उल्टा हो जाएगा। अवतल लेंस कहेगा तो अपसारी लेंस, अवतल लेंस कहेगा, अवतल लेंस तो उसको हम लोग कहेंगे अपसारी लेंस, अपसारी लेंस। और ये क्लियर हुआ तो जब अवतल को अपसारी तो उत्तल को अभिसारी। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, जब अवतल दर्पण कहेगा तो अभिसारी दर्पण और उत्तल दर्पण कहेगा तो अपसारी दर्पण, इसी के उल्टा अवतल लेंस कहेगा तो अपसारी लेंस और उत्तल लेंस कहेगा तो अभिसारी लेंस। यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना, एक बार फिर से कर दे रहे हैं। अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण, उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण, अवतल लेंस अपसारी लेंस, उत्तल लेंस अभिसारी लेंस। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब काल्पनिक एवं छोटा होता है। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो अवतल दर्पण द्वारा। निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? बड़ा और वास्तविक कहेगा तो अवतल दर्पण में। समतल दर्पण द्वारा बड़ा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। करें कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, आवर्धित की बात कहेगा तो अवतल दर्पण में। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा। काल्पनिक कहेगा तो सीधा, अवास्तविक कहेगा तो उल्टा। किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण में। निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? फोकस दूरी धनात्मक की बात कही है यहाँ पर, तो उत्तल दर्पण में। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं फोकसांतर। वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध क्या है? F बराबर R/2। हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। ऑप्शन देख लेते हैं। अवतल दर्पण। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण। सर्चलाइट की परावर्तक सतह होती है अवतल दर्पण की। रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करता है कौन दर्पण? अवतल दर्पण। पानी में डूबी एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी? कम होती है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है कैसा? वास्तविक और उल्टा। उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है। लेंस की क्षमता होती है फोकस दूरी की व्युत्क्रम। उत्तल लेंस में जब बिंब F और 2F के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है
बड़ा और वास्तविक। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? गोलीय लेंस। किसी लेंस का उपयोग कर दीर्घदृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। उत्तल लेंस में नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है कहाँ से? मतलब कि दूरी ली जाती है कैसी? तो ऋणात्मक। प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि लेंस की दो वक्र सतहें भी होती है ना। कह रहे कि गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी f, वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v में संबंध है क्या? तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। कह रहे कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी कितनी? तो फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर तो वक्रता त्रिज्या कहेगा तो f बराबर r/2। f का मान दिया है और r का मान पूछ रहा है, तो r का मान पूछ रहा है, यहाँ दो भागा में इधर गुणन हो जाएगा तो 10 × 2 यानी कि 20। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है कहाँ? फोकस और लेंस के बीच में। करे कि एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई हो। दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर एक बार फिर से पढ़ते हैं। एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर बिंब है, तो आवर्धन क्या होगा? तो अब देखिए वस्तु दूरी यहाँ दिया है 30 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब दूरी दिया है 30 सेंटीमीटर और वस्तु दूरी दिया है 5 सेंटीमीटर और गोलीय दर्पण की बात कह रहा है, तो ये सूत्र होता है m बराबर माइनस v/u। तो v का मान दिया, यह माइनस चिन्ह हो जाएगा, यह माइनस चिन्ह रख दिया गया है और वस्तु दूरी को नीचे और प्रतिबिंब दूरी के ऊपर 5 × 6 मरतबे यानी कि -6 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बीम रखी गई है। लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो f बराबर r/2, 30 में 2 से भाग दे देंगे, 15 सेंटीमीटर आंसर हो गया। करें कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, लेंस की क्षमता क्या होगी? तो फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता हो जाएगी आप लोगों को 5 डायोप्टर। एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? 20। संकेत में यहाँ दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर क्या कर रहा है। इसका सूत्र होता है f बराबर 1/, क्या दिया है इसमें, f बराबर 1/-5 करके बनाया है। 1/, क्षमता होता है 1/p, a बराबर 1/p, तो मान करके बनाएंगे तो हो जाएगा 20। ऑप्शन नंबर बी। लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है यह होगा 0.25 मीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस। करे कि किसी बिंदु
वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? फोकस। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। उत्तल लेंस प्रकाश तरंग का उदाहरण है। विद्युत चुंबकीय तरंग। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? अवतल दर्पण का। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? कौन सा लेंस अपसारी यहाँ कह दिया है? अपसारी, तो अपसारी कहेगा तो अवतल लेंस। एक के प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत होती है। किसकी? तो दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। गोलीय दर्पण में परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है क्या? गोलीय दर्पण का द्वारक। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? 16 सेंटीमीटर प्लस में। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और उल्टा। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है। अंदर या बाहर की ओर। वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरह वक्रित हो क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो क्या कहलाता है? अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है? ध्रुव। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से सूचित किया जाता है? वक्रता केंद्र को सी से। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है? आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रक विहीन होता है। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल लेंस की। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है। कागज। सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण कौन जल उठता है? तो कागज। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? उत्तल दर्पण से। टार्च एवं वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। वाहनों के साइड मिरर पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? तो 1/v + 1/u = 1/f। देखिए इसको, ये बहुत बड़ा आया हुआ है। दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो क्या कहलाता है? लेंस।
उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? 2। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र। लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं और दर्पण के केंद्रीय बिंदु को ध्रुव कहते हैं। जब किसी लेंस पर समांतर किरणें आपतित होती है तो क्या होता है? कागज सुलगने लगता है और धुआं उत्पन्न होने लगता है। ऑप्शन नंबर सी। लेंस में कितने फोकस होते हैं? 2। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई डायऑप्टर होता है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक। प्रकाश गमन करता है सीधी रेखा में। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये है आप लोगों के न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स बनाने का यहाँ जगह नहीं है। ऐसे ही ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ही ओर। किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनती है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? वही समस्या है। ऑप्शन इसका बस याद तो नहीं कर सकते, इसको आप बना लीजिएगा। F 1/f इजकल टू 1/v प्लस 1/u पर बना लीजिएगा। ऐसे इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को 120 सेंटीमीटर। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? हाँ, ये तो नॉर्मली इस सूत्र पर बनेगा 1/f। अब फोकस दूरी कह रहा है f इजकल टू r/2 पर 20 सेंटीमीटर। r का मान 20 सेंटीमीटर दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है, तो 20/2 हो जाएगा 10 मरतबे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है क्या? प्रकाश स्रोत। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है? किरण आरेख। आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? काल्पनिक होगी। किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? -0.5। ऐसी एक ऐसे होता है सूत्र इसका f इजकल टू 1/p करके -1/p ऐसे करके। तो एक है p का मान है, लेंस की क्षमता का मान है -2। 2 से करेंगे तो 2 × 5 = 10 हो जाएगा। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तन सबसे अधिक होता है? हीरा का। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? अभिसारी अपसारी में गड़बड़ाइएगा मत।
अभिसारी कह रहा है, तो अभिसारी कहेगा तो उत्तल लेंस को। ऑप्शन नंबर ए। बहुत बनाया हुआ है अभिसारी अभिसारी। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण कौन सा है? या तो समतल दर्पण होगा या अथवा उत्तल दर्पण। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक कह रहा है, तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगा निर्वात में। तैलीय कागज होता है क्या? तो तैलीय कागज जो होता है पारभाषक। समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, मतलब कितनी होती है? अनंत। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? वक्रता केंद्र पर। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण कह रहा है, तो उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब जो होगा सीधा एवं आश्रित। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? पीतल। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा है? उत्तल दर्पण। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? अपवर्तन। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, देखते हैं ऑप्शन। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? तो ऋणात्मक। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो इनमें कौन सा संबंध सही है कह रहा है? तो f बराबर r/2। एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? थोड़ा सा यहाँ देखिएगा, इसमें क्वेश्चन यहाँ पर है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है और वक्रता त्रिज्या r है, तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही होगा कह रहा है? तो f बराबर r/2 होता है, तो ये तो कहीं नहीं दिया है। अब यहाँ ये गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो r=2f हो जाएगा, और r=2fa। ऑप्शन नंबर बी है, ना कि हम गलती से इसको f मान लिए थे। तो ध्यान दीजिएगा, ये सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर। त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? तो अवतल लेंस की भांति। करे कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है कैसा? आभासी। प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो ये रहा पाठ 1 का लास्ट क्वेश्चन। अब हम स्टार्ट करते हैं पाठ 2। तो ये पाठ नंबर 2 है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसे सभी प्रकार के ऑब्जेक्टिव जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें से भी आता है, और 10th क्लास का तो ये है ही चैप्टर।
तो सभी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। कह रहे प्रश्न नंबर 1 इसमें क्या कर रहा है कि इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? तो जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, नेत्रोद अंतरपृष्ठ पर प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग कौन सा है? लाल। कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? प्रकीर्णन के कारण। मानव के लिए दूर बिंदु कहेगा तो दूर कहेगा तो अनंत और निकट कहेगा तो 25 सेंटीमीटर। दूर के लिए अनंत और निकट के लिए 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, पश्चिमाभि द्वारा। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक कहेगा तो बैगनी। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रिज्म का। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है तो उसमें दूरदृष्टि दोष होता है, उल्टा होता है। निकट की वस्तु दिखाई देगा तो निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देगा तो दूरदृष्टि दोष, और दूर की वस्तु साफ दिखाई देगा तो निकट दृष्टि दोष, ऐसे करके होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? परितारिका पर, रेटिना पर। मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा। टिनल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? प्रकाश के प्रकीर्णन का। ऑप्शन नंबर डी। दूरदृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है दूर की वस्तुओं को। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति देख सकते हैं। निकट की वस्तु को अच्छी तरह से, उल्टा होता है। जब निकट कह रहे कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति देख सकते हैं, निकट दृष्टि दोष होगा तो निकट की वस्तु को अच्छी तरह से देखेंगे, और दूर दृष्टि होगा तो दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। कंफ्यूजन इसमें नहीं होना है। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? नेत्र के द्वारा वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। आंख व्यवहार करती है कैसा? उत्तल लेंस की तरह। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष। उसमें ऐसे होता है, निकट में 3 है ना अक्षर, तो 3 बराबर 4 होता है, और दूर में 2 है ना तो 2 बराबर 3 होता है। यानी कि निकट दृष्टि दोष के लिए निकट 3 अक्षर के तो 4 अवतल दर्पण, अवतल लेंस, और दूर दू और दू शब्द के हैं तो इसके लिए उतल 3 शब्द के। तो ये याद रखिए कि 3 बराबर 4 और 2 बराबर 3। तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है किस में? मीटर में।
निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट 3 अक्षर के 3 बराबर 4। अवतल लेंस। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के में काम में लाया जाने वाला लेंस कौन सा है? बाइफोकल लेंस। श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं? 7। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा है? सबसे अधिक विचलित कहेगा तो बैगनी। श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह कौन सा है? तो लाल। अधिक विचलित कहेगा तो बैगनी, अधिक विचलित बैगनी और कम विचलित लाल। प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में विभाजन को क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? लाल का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है। अधिकतम कहेगा तो लाल, कम कहेगा तो बैगनी। प्रिज्म में निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है? सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। कह रहे कि कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न वर्ण की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच में विभिन्न चाल से चलता है। प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न वर्णों में बंट जाती है क्योंकि विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। जब उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। पुतली के साइज को नियंत्रित करता है कौन? परितारिका। किस दृष्टिदोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों में से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? जरा दृष्टिदोष। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं? नीला को। मानव नेत्र कार्य करता है किसकी भांति? कैमरे की लेंस की भांति। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को क्या कहते हैं? कार्निया और स्वच्छमंडल। ऑप्शन नंबर सी। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है किसमें? कांच में। ऑप्शन नंबर डी। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होता है जिसे क्या कहते हैं? परितारिका। परितारिका नियंत्रित करती है पुतली के साइज को। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है कौन? पुतली। बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती हैं? रेटिना में। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? प्रकाश सुग्राही सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? मस्तिष्क में। मोतियाबिंद की स्थिति होती है जब क्रिस्टल लेंस दुधिया हो जाए
और क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाए। ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर डी। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? नीला रंग। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था? न्यूटन ने। ऑप्शन नंबर ए न्यूटन ने। इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? सूर्य की विपरीत दिशा में। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मीटर पहले दिखाई देता है? 2 मिनट। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? हवा में। सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है कौन? वायुमंडल। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? हरा, नीला और लाल। इनमें से सभी टिंडन का प्रभाव देखा जा सकता है जंगलों में या फिर खपरेल घर में भी हो जाएगा। वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता? काला। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला। खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? लाल। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखता है? लाल रक्ताभ। दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है? श्वेत। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन का कहा जाता है क्या? कोलाइड। किसी कोलाइडली विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? किसी कोलाइडली विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव। तारों की टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? अपवर्तन के सिद्धांत। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? वायुमंडलीय अपवर्तन। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? कॉर्निया। तरंगदैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है एंगस्ट्रम के रूप में। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है समान। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? समान। तारे के टिमटिमाने का कारण क्या होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है 1/10 सेकेंड। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है प्रिज्म। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है?
2.42। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? 5। प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्ध्य है 380 nm। तो ये रहा 3 पार्ट का क्वेश्चन। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अध्याय नंबर 3 फिजिक्स के, जिसका नाम है विद्युत। इसे काफ़ी संख्या से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए इसको भी मिस नहीं करना है। कह रहा है इसका पहला क्वेश्चन है कि किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? तो विद्युत मोटर में सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? सौर सेल। करें कि एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। यह बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगी? जीरो दशमलव 1 एम्पियर। एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है। 10 आवेश से गुजरने पर कार्य होगा 1.5 जूल। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? एम्पियर और वोल्ट भागा ओम। निम्नलिखित पदार्थों में चालक है कौन? एल्यूमिनियम। वोल्टता V1 पर शक्ति P1 का एक प्रतिरोधक वोल्टता V2 पर शक्ति P2 के प्रतिरोधक की श्रेणी में जुड़ा है। समतुल्य प्रतिरोधक कौन होगा? तो V1 स्क्वायर बटा में P1 प्लस V2 स्क्वायर बटा में P2। घरेलू वैद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। विभक्त वलय प्रयुक्त होता है डीसी मोटर में विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य होता है टंगस्टन का। एक कूलाम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन में समाये आवेश के तुल्य होता है? 6.25 × 10⁻18। 1 मीटर का परिसर 0.3 एम्पियर है और इस मीटर के ए मीटर का परिसर 0.3 एम्पियर है और इस ए मीटर के स्केल पर भी डिवीजनों की संख्या 30 है, तो उसे ए मीटर का अल्प मापांक है कितना? 0.01 एम्पियर। विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या है? कूलॉम। अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है, 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल कूलाम, 1 जूल प्रति कूलाम। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो IR²। किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? 2 एम्पियर। किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है? वोल्टमीटर में। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है बहुत अधिक। किसी बल्ब में 220 वोल्ट पर 2A की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा कितना ओम? 110 ओम।
आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा एनआर। एक विद्युत हीटर की कुंडली इसकी प्रतिरोध 55 ओम है, 220 वोल्ट के स्रोतों से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा। ये सब ऐसे पढ़ने से कोई फायदा नहीं हो, क्योंकि ये है न्यूमेरिकल्स को तो बनाना पड़ेगा ना, ऐसे पढ़ा देते हैं। किसी चालक के वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। हमारे घरों में जो विद्युत पर आपूर्ति की जाती है वह है 120 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा होती है। किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध आर और प्रवाहित धारा आई के बीच संबंध क्या है? आर बराबर वी बाई आई। 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा क्या? 0.4 एम्पियर। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन। किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रस्तुत करते हैं तब इसके द्वारा उत्पन्न उपमुक्त शक्ति कितनी होती है? न्यूमेरिकल्स है, इसलिए बस हम ऑप्शन बोलेंगे 25 वाट। ये सब न्यूमेरिकल्स है, इसलिए इसको छोड़ते हैं, ऐसे पढ़ देते हैं बस। 100 वाट से 120 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? 484 ओम। 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान क्या होगा? 2 एम्पियर। ओम के नियम का गणितीय रूप कौन सा है? आई बराबर वी बाई आर। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र कौन सा है? आर बराबर वी बाई आई। किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनात्मक आवेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह निम्नलिखित में से किसका मापक है? विभवांतर का। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक W के बराबर होता है? जूल प्रति सेकंड। किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है जब चालक का ताप अचर रहता है। ओम के नियम निहित है वी बाई आई आर में। विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा ही मात्रक क्या है? एम्पियर। धारा मापने के यंत्र को कहते हैं, या फिर विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है? आमीटर। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रतिरोध का ऐसी मात्रा क्या है? ओम। जूल प्रति कूलम किसके बराबर होता है? वोल्ट के। विभवांतर का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? वोल्ट। ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? कैंडेला। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं वोल्टमीटर। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वाट। आवेश प्रवाह के समय की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा।
एक कूलम्ब तुल्य है 1 एम्पियर गुणे 1 सेकेंड के। किलोवाट घंटा मात्रक है। विद्युत ऊर्जा के एक विद्युत यूनिट बराबर है 1 किलोवाट घंटा के। 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल के। 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? 0.24। विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है टंगस्टन के तार के। किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट। एक अश्व शक्ति HP बराबर होता है 746 वाट के। किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है तो उस वोल्ट मीटर को अल्पमापांक है 0.05 वोल्ट। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है? 10⁻6 एम्पियर। वोल्ट भी बराबर होता है किसके? IR² के। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है? सॉरी। वोल्ट बराबर होता है भी बराबर होता है J/C के। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? I²/R। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है? V बराबर IR। ओम का नियम किसने दिया? जॉर्ज साइमन ने। विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को कहते हैं परिवर्ती प्रतिरोध। परिपथ में जब तार की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो अमीटर का पाठ्यांक हो जाता है आधा। ऑप्शन नंबर सी आधा। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा क्या होता है? यूनिट। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? जूल बराबर कूलम्ब गुणे वोल्ट। कांच तथा रबड़ जैसे विद्युतरोधी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस कोटि की होती है? 10⁻12 से 10⁻17 ओम मीटर। यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगी? तो 0.18 एम्पियर। यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगी? 2.2 एम्पियर। कहते कि 1 कूलम्ब आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। विद्युत विभव कौन सी राशि है? सदिश राशि। वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। आमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कौन है? प्रतिरोध।
वोल्टमीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं? अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। जिस विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। जिस पदार्थ में आवेशों का प्रवाह आसानी से होता है उसे क्या कहते हैं? सुचालक। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? चांदी। जिस पदार्थ में अति निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत धारा का गमन होता है उसे क्या कहते हैं? जिस पदार्थ में अति निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत धारा का गमन होता है उसे क्या कहते हैं? अतिचालक। ये था कि विद्युत का सबसे अच्छी चालक कौन सी है, तो अच्छी चालक कहेगा तो चांदी, और यदि कहेगा कि बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत धारा का गमन करता है अति निम्न ताप पर ज़्यादा मात्रा में, तो अति चालक। कॉपर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? कॉपर की प्रतिरोधकता 1.6 2 × 10⁻⁸ है होता है। एल्यूमीनियम का प्रतिरोधकता कितना होता है? एल्यूमीनियम का प्रतिरोधकता कह रहा है 2.63 × 10⁻⁸। 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं? 1 वोल्ट। जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणीक्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है? विद्युत धारा। BOT यूनिट क्या है? 3.6 × 10⁻6 जूल। विद्युत बल्ब किस धातु का बना होता है? कांच का। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? निष्क्रिय गैस। टंगस्टन धातु के गलनांक कितना होता है? 3000 डिग्री सेल्सियस। नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं? निकेल एवं क्रोमियम। परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? विद्युत फ्यूज का। मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? 30,000 ओम। जब हमारा शरीर गीला होता है तो प्रतिरोध कितना होता है? 200 से 300 ओम। तो इसमें ऑप्शन में दिया हम, तो ऑप्शन में देखते हुए बुक का आंसर तो 200 से 300 ओम है, उसी को मानते हैं। निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। आमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? धारा को। 1 MA बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर के। आमीटर का प्रतिरोध होता है बहुत छोटा। रिओस्टेट का उद्देश्य क्या है? धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है?
नाइक्रोम का। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? 3.6 × 10⁶ जूल। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। जूल कूलम बराबर होता है वोल्ट के। किलोवाट घंटा मात्रक है किसका है? विद्युत धारा का। यदि कई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। प्रत्येक प्रतिरोध से कम। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। पार्श्व क्रम में एक एमीटर के 0 तथा 2A अंकों के बीच 20 विभाग है। एमीटर का अल्पतमांक क्या है? 0.1 एम्पियर। निम्नलिखित में से किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है? धनावेश ऋणावेश दोनों की विपरीत दिशा में गतियों के कारण। और इस पाठ का ये लास्ट क्वेश्चन है कि 100 वाट 220 वोल्ट के एक बल्ब के आड़े 100 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगा? तो 25/121 एम्पियर। तो ये रहा इस पाठ का लास्ट क्वेश्चन। अब स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 4। विद्युत धारा पर चार पाठ का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है? कब प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, यह संयोजित था किस क्रम में? तो ये समांतर क्रम में। एक कमरे में 100 वाट 120 वोल्ट एवं 40 वाट 200 वोल्ट के दो उपकरण 100 वोल्ट आपूर्ति से जुड़े हुए हैं, तो कुल उपयुक्त शक्ति क्या है? 25 वाट। निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? इनमें से सभी। विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है क्या? ऊष्मीय प्रभाव। तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा? आधा करेगी। बॉक्स टाइप सौर कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका कारण क्या है? विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकना। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदु पर समान होता है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। चुंबकीय क्षेत्र को पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? ऊपरी मुखी। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊष्मीय।
बैटरी में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? दिष्ट धारा। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे ने। विद्युत जनरेटर का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? आधे। निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रित क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना चुंबकीय तथा कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र। किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। डायनेमो में से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दोनों धाराएं जिस तरह प्रतिवर्तित रहते हैं, दोनों धाराएं विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस भरी रहती है। दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है। धारा के वर्ग के समानुपाती। विद्युत चुंबक नरम लोहे के दंड पर लिपटी चालक कुंडली है। विद्युत धारा उत्पन्न करती है। चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी का विभव होता है 0। विद्युत फ्यूज तार में मिश्रण होता है। टीन व शीशा का। विद्युत वाहक बल का मात्रा क्या होता है? वोल्ट। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा चालक पर बल उत्पन्न होता है। चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रा क्या होता है? चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रा क्या होता है? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। चुंबक धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम से। डायनेमो का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है प्रत्यावर्ती और दिश दोनों धाराओं पर। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। डायनेमो के द्वारा बदला जाता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जब किसी चालक कुंडली की ओर या उससे दूर एक छड़ चुंबक को लाया जाता है तो कुंडली में धारा उत्पन्न होती है। यह किस घटना का उदाहरण है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है फ्लेमिंग के वाम हाथ से। प्रेरित धारा की दिशा प्राप्त होती है दक्षिण हस्त नियम से।
विद्युत चुम्बकीय प्रेरण उत्पन्न करने के लिए किसी कुंडली और चुंबक में परस्पर सापेक्ष गति धारा उत्पन्न करना पड़ता है। किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का समानुपाती होता है। कि निम्नांकित चित्र सुनिश्चित करता है क्या? ये जो चित्र है यह क्या सुनिश्चित करता है? तो यह छड़ चुंबक के चारों ओर की बल रेखाएं को सुनिश्चित करता है। नॉर्थ साउथ पोल है ये साउथ और ये नॉर्थ है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि छड़ चुंबक के दोनों ओर की बल रेखाएं को प्रदर्शित करता है। किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? हरा। किसी युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। विद्युत मोटर। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच में विभवांतर का मान क्या होता है? विद्युत वाहक बल से कम होता है। किसी विद्युत धारावाही धातु के तार से एक चुंबकीय क्षेत्र संबंध होता है। तार के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं अनेक संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती है जिनकी दिशा ज्ञात की जाती है। दक्षिण हस्त अंगूठा नियम के द्वारा। वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति सुसंचित करता है उसे क्या कहते हैं? गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध क्या? भौतिक शास्त्री। एक प्रारूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है? 0.5 से 1.0 वोल्ट। जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा होती है कैसे? कभी कम कभी अधिक। ऐसी विद्युत धारा जो समान काल अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युन्मय तार यानी धनात्मक तार का रंग कैसा होता है? लाल होता है। धनात्मक तार का रंग लाल। हमारे देश में विद्युन्मय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? 220 वोल्ट। किसी परिपथ में विद्युत धारा अकस्मात बहुत अधिक हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं? लघुपथन। विद्युत परिपथों की लघुपथन अथवा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति कौन है? आमीटर। दिक्सूचक की सुई होती है। छड़ चुंबक। चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होता है? प्रतिकर्षण। किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचक किया जा सकता है उस चुंबक का क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं
परिणाम और दिशा दोनों। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है बंद वक्र, बंद वक्र। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? 24 जूल। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विद्युत मोटर में। वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर किस देश से संबंधित है? फ्रांस से। वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है उसे क्या कहते हैं? दिक् परिवर्तक। वह नर्म लौह क्रोड जिस पर कुंडली को लपेटा जाता है तथा कुंडली दोनों मिलाकर कहते हैं, वह नर्म लौह क्रोड जिस पर कुंडली को लपेटा जाता है तथा कुंडली दोनों मिलाकर कहलाते हैं आर्मेचर। विद्युत धारा के विद्युत चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? ऑस्टेड ने। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। स्विच लगाए जाते हैं गर्म तार में। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है होता है विद्युत मोटर। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? नर्म लोहा के। एक सीधे तार में जाती धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की अभिदिशा किस नियम से प्राप्त होती है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम से। विद्युत फ्यूज आधारित है किस पर? धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। फ्यूज के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? वेबर। शेल का विद्युत वाहक बल है। शेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है। तो ये रहा 4 पार्ट का लास्ट क्वेश्चन। तो अब हम फिजिक्स के लास्ट पार्ट जो कि अध्याय 5 है जिसका नाम है ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा के स्रोत। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए तो यूरेनियम। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? बादलों वाले दिन। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है कह रहा है? तो नाभिकीय ऊर्जा। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? स्थितिज। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में? तो स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। पवन विद्युत जनरेटर में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? बायोगैस। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है कोयला। गोबर गैस एक प्रकार की है क्या?
बायोगैस। बायोगैस का उत्पादन होता है गोबर से। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है जीवाश्म ईंधन। एक उत्तम ईंधन है जैव गैस। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था लकड़ी। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के हैं कैसा स्रोत? अनवीकरणीय। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? नर्मदा नदी पर। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? गंगा नदी पर। टिहरी बांध कहेगा तो गंगा नदी। यदि गंगा नदी नहीं रहेगा ना, भागीरथी ऑप्शन में रहेगा तो भागीरथी ही सही हो जाएगा। करे कि बायोगैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। कितना परसेंट? तो 75%। बायोगैस सर जैव गैस एक उत्तम ईंधन है। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन की मात्रा 75% पाया जाता है। पवनों का देश कहा जाता है डेनमार्क। भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देश में कौन सा स्थान है? 5वां। टरबाइन के आवश्यक चाल को बनाए रखने के लिए पवन की चाल कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर से अधिक। एक के MW के पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए पवन फार्म को लगभग कितनी हेक्टेयर भूमि चाहिए? 2 हेक्टेयर। पृथ्वी के वायुमंडल की परिरेखा पर सूर्य की किरणों के लंबवत स्थित खुले क्षेत्र में के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पहुंचने वाली सौर ऊर्जा को क्या कहते हैं? सौर स्थिरांक। सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। मानव निर्मित उपग्रहों तथा अंतरिक्ष अन्वेषक युक्तियों जैसे मार्स ऑर्बिटरों में किसका उपयोग प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है? सौर सेल का। बांध के द्वार पर स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किसमें रूपांतरित करती है? विद्युत ऊर्जा में। OTEC विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचारित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में अंतर हो। 20 डिग्री सेल्सियस का। भौमिकीय परिवर्तनों के कारण भूपर्पटी में गहराइयों पर तप्त क्षेत्रों में पिघली चट्टानें ऊपर ढकेल दी जाती है जो कुछ क्षेत्रों में एकत्र हो जाती है। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? तप्त स्थल। करके बांध के द्वार पर स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किसमें रूपांतरित करता है? यदि कहेगा
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा में OTEC विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचारित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में अंतर होता है। कितना डिग्री सेल्सियस का? तो 20 डिग्री सेल्सियस का। क्योंकि भौमिकीय परिवर्तनों के कारण भूपर्पटी में गहराइयों पर तप्त क्षेत्रों में पिघली चट्टानें ऊपर ढकेल दी जाती है, जो कुछ क्षेत्रों में एकत्र हो जाती है। इन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? तप्त स्थल। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत कौन से हैं? नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? नाभिकीय संलयन। तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तारापुर महाराष्ट्र में है। राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो राणा प्रताप कहेगा तो राजस्थान में। कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कल्पक्कम कहेगा यदि तो कल्पक्कम हो जाएगा आप लोगों को तमिलनाडु। कल्पक्कम तमिलनाडु। काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? काकरापार कहेगा तो गुजरात में। कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? कैगा। तो कैगा कहेगा तो कर्नाटक। कैगा कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? नवीकरणीय स्रोत के बारे में कहेगा रहा है यहाँ पर। तो इनमें से कोई नहीं। निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? उत्तम ऊर्जा स्रोत कह रहा है। लकड़ी। निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? स्वच्छ। प्राकृतिक गैस। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? जैव मात्रा या बायोमास। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के उत्पन्न नहीं है? सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न कह रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? अनवीकरणीय। सूर्य। सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करती है किस में? विद्युत ऊर्जा में। टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? जल आपूर्ति, भूमि सिंचाई और बिजली उत्पादन। इनमें से सभी। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य के प्रकाश। अनवीकरणीय ऊर्जा है कोयला से प्राप्त ऊर्जा। ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत कौन है? कोयला तथा पेट्रोलियम। उत्तम ऊर्जा का स्रोत तो वह है देखते हैं ऑप्शन और सब। जिनमें
जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करें, जिनका भंडारण तथा परिवहन आसान हो, और इनमें से सभी गुण, और जो ए है जो सरलता से सुलभ हो सके, इनमें से सभी हो जाएगा। मतलब कि फिर से बार पढ़ देते हैं, करे कि ऊर्जा उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है, ए में दिया था जो सरलता से सुलभ हो सके, बी में जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, और तीसरा का था कि जिसका भंडारण तथा परिवहन आसान हो। इनमें से सभी ईंधन है कौन? तो सीएनजी भी है, एलपीजी भी है और लकड़ी भी है। इनमें से सभी हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन है? तो पेट्रोलियम और कोयला दोनों, ऑप्शन नंबर सी। उच्चतर ताप पर निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? नाभिकीय संलयन। किसी भारी नाभिक के दो अपेक्षाकृत छोटे नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं क्या? सौर सेल। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। इनमें से कोई नहीं है। जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है ईंधन। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है? सिलिकॉन का। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? कोयला। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है जस्ता का। डीजल का उपयोग होता है भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में और विद्युत उत्पादन में। यानी कि इनमें से सभी में। खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? तो सूखा सेल का। तो ये रहा लास्ट क्वेश्चन। यदि इसी प्रकार के आप लोगों को वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा प्लेलिस्ट में जाकर के सभी प्रकार के मास्टर वीडियो अवेलेबल है 10th क्लास के, देख लीजिए। धन्यवाद।